अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। वेलकम इनटू द वीओ कॉन्सेप्ट्स। हम पढ़े हैं MTS 202 डिस्क्रीट मैथमेटिक्स और उसका हम करेंगे आज लेक्चर नंबर 18। इससे पहले हम फंक्शंस को काफ़ी डिटेल में देखा है। अब हम जो लेक्चर है इसमें हम फंक्शन को के टॉपिक्स को क्लोज़ कर देंगे और फंक्शन के टॉपिक हमारे यहाँ पे ख़त्म हो जाएंगे। और 19 जो लेक्चर है उसमें हम पढ़ें जो नया टॉपिक होगा सीक्वेंस का, हम उसकी तरफ बढ़ेंगे। तो चलें जी, आज का ये टॉपिक क्लोज़ करते हैं फंक्शन का। काफ़ी चीज़ें हम ऊपर पढ़ा है, जस्ट जो कुछ थ्योरम है और कुछ चीज़ें हैं समझने वाली, आसान है, तो उसके साथ जो है ये टॉपिक हम क्लोज़ करते हैं जी। तो पहला थ्योरम में देख लेते हैं जी। वो कह रहा है कि अगर दो फंक्शन है एफ और जी, ठीक है, और वो 1 to 1 है दोनों, तो उनकी जो कंपोजिशन है वो भी 1 to 1 होगी। ये आपने याद रखना है, ठीक है जी। इसकी अपनी डिटेल को आपने खुद देख लेना है, कोई मुश्किल नहीं है, आसान है। बस जो याद रखने वाली चीज़ है ना वो ये है, सही है। नेक्स्ट और आपको ये कह रहा है दूसरी डेफिनेशन ऑन टू ऑन के लिए कि अगर दो फंक्शन है एफ और जी, ठीक है, और वो दोनों ऑन टू फंक्शन है, तो उनकी जो कंपोजिशन है ना वो भी ऑन टू होगी, ठीक है। बस जो मेन डिफरेंस है वो ये है कि एफ जो है वो मैप हो रहा है एक्स टू वाई और जी जो है वो मैप हो रहा है वाई टू जी, ठीक है जी। इसका प्रूफ भी आप देख लीजिएगा, कोई मुश्किल नहीं है, आसान है, सही है जी। सो ये यहाँ पे कह रहा है कि ऑन टू जो फंक्शंस हैं अगर दो, तो उनकी जो कंपोजिशन है वो भी ऑन टू होगी, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं जी। यहाँ पे तीसरा जो थ्योरम है उसमें ये आपके लिए न्यू होगा, इसको देखिएगा। इसमें आपके पास तीन फंक्शन हैं, ठीक है, एक एफ है, एक जी है और एक एच है, ठीक है जी। अगर हम जी एंड एच का ले पहले कंपोजिशन, तो उसका हम कंपोजिशन एफ़ के साथ लें, यानी एफ़ एंड जी एंड एच का कंपोजिशन लें, तो वो इक्वल होता है एफ़ एंड जी का कंपोजिशन एंड एच का कंपोजिशन, ठीक है। इसमें हमें जो माइनर डिफरेंस है वो यही है कि यहाँ पे ब्रैकेट पहले ये वाली सॉल्व होगी फिर ये वाली होगी, और ये चीज़ हम एसोसिएटिव में पढ़ चुके हैं, ठीक है। ये भी आप देख लीजिएगा, ये इसने रिमार्क में आपको बता भी दी है कि इस तरह की जो कंपोजिशन होती है वो एसोसिएटिव होती है जी। एक्सरसाइज देख लेते हैं ये वाली, आपके कंसेप्ट क्लियर करने के लिए। इसमें दो फंक्शंस वो आपको दे रहा है, ठीक है, और वो दो फंक्शंस जो हैं वो 1 to 1 भी है और ऑन टू भी है। इसका मतलब क्या हुआ, वो बाइजेक्टिव है, ठीक है जी। तो बाइजेक्टिव का हम इन्वर्स ले सकते हैं और वो दोनों इक्वल आते हैं। अब हमने प्रूव ये करना है कि जो एफ एंड जी कंपोजिशन का जो इन्वर्स है, ठीक है, वो कुछ इस तरह से एग्जिस्ट करता है, यानी वो इक्वल आता है इन्वर्स ऑफ जी एंड इन्वर्स ऑफ एफ, ठीक है। ये देखें, अच्छा, इसमें आपने ये बात याद रखनी है, जब इस तरह की कंडीशन आएगी ना, ये MCQs में भी आपको आ सकता है इस तरह की कंडीशन, ठीक है। तो इसमें जो ये -1 जो उतरेगा ना अंदर, तो उसमें जो अंदर जो पोजीशन है फंक्शन की वो चेंज हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि वो दोनों को इन्वर्स कर देगा ना, तो उनकी पोजीशंस चेंज हो जाएंगी जी। तो आपको ये पता है कि अगर कोई फंक्शन बाइजेक्टिव होते हैं, ठीक है, तो उनका जब हम पोजीशन लेंगे तो वो भी बाइजेक्टिव होंगे। और आपको ये भी पता है कि जब हम दो, एक यानी एक फ़ंक्शन है और एक उसका इन्वर्स फंक्शन है, मिसाल के तौर पे ये एक फ़ंक्शन है ना, अब इसका एक इन्वर्स फंक्शन है, तो अब हम उन दोनों को जब उनका जब कंपोजिशन लेंगे तो हमारे पास क्या आती है, आइडेंटिटी आती है, ठीक है। ये देखें, ये आइडेंटिटी एक्स की आ रही है, ठीक है। इसमें जो है ना इन्वर्स, वो शुरू में लिखा हुआ है इसलिए एक्स रिटर्न कर रहा है, और इसमें जो इन्वर्स है वो लास्ट पे है, तो इसलिए वो यहाँ पे जी रिटर्न कर रहा है। वाई भी हो सकता था, लेकिन ये इन्होंने अपने उसके लिए जी डिनोट किया है इसको। बेसिकली हम इन दो को जो है ना सॉल्व करेंगे और इनकी आइडेंटिटी को हम प्रूफ करेंगे, ठीक है। अगर तो आइडेंटिटी हमारे पास आ जाती है, जैसे यहाँ पे आई भी हुई है, तो इसका मतलब ये होगा कि ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्स हैं, ये वाले फंक्शन, ठीक है जी। पहले इसको, ठीक है, तो हम कंपोजिशन ले रहे हैं एफ एंड जी एंड इन्वर्स ऑफ जी एंड इन्वर्स ऑफ एफ का, ठीक है। इसको हमने यूँ इस तरफ पढ़ना होता है, ठीक है, यहाँ से शुरू करके हमने इसको यूँ पढ़ना होता है रिवर्स में। अब जैसे को आपको पता है कि ये एफ एंड जी जो है अंदर जाएगा तो ये इन्वर्स ऑफ जी का फंक्शन बन जाएगा, ये देखें, ठीक है, ये एंड इसके साथ लग गया। अब इन दोनों में जो जी एंड एफ एंड जी जो है, इसमें क्या होगा कि ये वाला जो ये जो जी इन्वर्स ऑफ जी के साथ है ना, तो ये हम इसके साथ यहाँ पे कर देंगे, ठीक है, ये इसके साथ एंड बनाएगा ना।
अब देखें ये एसोसिएटिव हमने ला यूज़ किया यहाँ पे, ठीक है। पहले ये ब्रैकेट यहाँ बनी हुई थी, अब हमने ब्रैकेट यहाँ बना दी। यहाँ पे क्यों बनाई? क्योंकि हमें पता है कि जब एक इन्वर्स है और एक फंक्शन पूरा वही है, जब उन दोनों का हम कंपोजिशन लेते हैं तो वो हमारे पास आइडेंटिटी रिटर्न होती है, ठीक है। आपको याद है ना ये, इसको हमने यहाँ पे डिनोट कर दिया है, किससे किया है जी? ये इससे कर दिया, ठीक है, आइडेंटिटी वाई से। ये यहाँ पे देखें आप, ये ठीक है जी। यहाँ तक हम पहुँच गए जी। यहाँ ये देखें, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, आप अगर गौर करें कि जब हम एक आइडेंटिटी है, ठीक है, फंक्शन, और उसका हम कंपोजिशन लेते हैं किसी फंक्शन के साथ, तो वो क्या रिटर्न करता है आपको? वो आपको वही फंक्शन रिटर्न कर देगा ना, ठीक है। यानी मैं आपको कहता हूँ अगर 1 है, ये आइडेंटिटी, मिसाल के तौर पे आप, मैं बता रहा हूँ ये आइडेंटिटी फंक्शन है 1। जब हम 1 को मल्टीप्लाई करेंगे f के साथ तो वो हमें f रिटर्न कर देगा ना। तो सेम ये वाला केस जो है वो यहाँ पे है। ओके जी, ये देखें, ये हमें f रिटर्न हो गया, ये आइडेंटिटी जो है ना फंक्शन ने जो है ना रिटर्न कर दिया हमें सेम फंक्शन। अब यहाँ पे दोबारा जो है ये फंक्शन f है और उसका जो कंपोजिशन है वो हो रहा है उसके इन्वर्स के साथ, तो देन दोबारा हमारे पास ये आइडेंटिटी रिटर्न हो जाएगी। ये देखें, तो ये सिंपल ज़रा कम्प्लेक्स सा है, लेकिन अगर आप उसको गौर से समझे ना, पिछले लेक्चर को भी देख के, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है आपके लिए। ये दूसरा जो है ये आप ख़ुद देख लीजिएगा, इसमें भी जो है ना आइडेंटिटी रिटर्न होगी, और जब आइडेंटिटी रिटर्न होगी तो हमारे पास प्रूव हो जाएगा कि ये जो है एग्जिस्ट करती है, जो स्टेटमेंट है, ठीक है जी। रियल वैल्यूड फंक्शन, रियल वैल्यूड फंक्शंस क्या होते हैं जी? अच्छा आप देखें, फ़र्ज़ करें एक सेट है x, ठीक है, लेट x बी एनी सेट, x कोई भी सेट है और r जो है वो सेट है रियल नंबर्स का, ठीक है। आपको पता है ना r रियल नंबर्स का सेट होता है। अब एक फंक्शन है जो x से मैप होता है r पे, यानी उसके जो आंसर्स आएंगे वो r, यानी रियल वैल्यूज़ में उसके आंसर्स आएंगे, ठीक है। किसके अगेंस्ट आएंगे? जो x के एलिमेंट है। जब हम फंक्शन इम्प्लाई करेंगे उस पर, तो हम पे जो है ना हमारे पास जो वैल्यूज़ आएंगी वो रियल नंबर आएंगी, ठीक है जी। हम यूँ लिख सकते हैं ना कि एक फंक्शन है, एक वेरिएबल है, उस पर हम ये फंक्शन लगाते हैं तो हमारे पास जो वैल्यूज़ आएंगी वो बिलोंग करती होंगी किससे? सेट आर से, रियल नंबर से। ये देखें, ठीक है। तो ऐसे फंक्शन जिनके जवाब जो है रियल वैल्यू में है उनको हम कहते हैं अ रियल वैल्यू फंक्शन। एमसीक्यूज़ के वाले से ये भी देख लें कि अगर इस सिचुएशन में एक सेट लिखा होता है ना, सॉरी एक फंक्शन लिखा होता है कि आर टू आर, यानी रियल वेरिएबल, ये इस आर का मतलब है ये इनपुट है, ये वाला आर इनपुट है और इसको हम कहेंगे रियल वेरिएबल, ठीक है। ये एक रियल वेरिएबल इनपुट के तौर पे जा रहा है और इसका जो आंसर आ रहा है हमारे पास, वो हमारे पास आ रहा है दोबारा रियल वैल्यू में, ठीक है। ये देखें, रियल में आ रहा है, तो ये जब आंसर रियल में आ रहा हो और उसका इनपुट रियल हो तो हम उसको यूँ कहते हैं, उसको यूँ पढ़ते हैं कि ये जो है फंक्शन जो है इसको हम रियल वैल्यू फंक्शन कहेंगे फॉर अ रियल वेरिएबल। ये वाला इनपुट, ये रियल वेरिएबल। ये देखिए, इसने आपको एग्जांपल दी है यहाँ पे, चूँकि r प्लस लिखा हुआ है तो इसीलिए रियल वैल्यू फंक्शन होगा, लेकिन जब यहाँ पे आ जाएगा ना इनपुट में r, रियल वेरिएबल कोई आ जाएगा तो हम उसको लिखते हैं अ रियल वैल्यू फंक्शन ऑफ अ रियल वेरिएबल, ठीक है। ये आपने छोटा सा फ़र्क याद रखना, ठीक है, एमसीक्यूज़ में आ सकता है। अच्छा, फंक्शन काफ़ी आप पढ़ चुके हैं, अब आगे आपके लिए आसानी है, सिंपल चीज़ें मैं आपको कराता जाता हूँ। सबसे पहले जी ऑपरेशंस ऑफ फंक्शन, फंक्शंस में जो हम ऑपरेशन करते हैं कौन कौन से करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम देख लेते हैं जी सम ऑफ फंक्शंस, यानी जब दो फंक्शंस हैं उनको प्लस करेंगे तो क्या आएगा, ठीक है। अब देखें जी, अगर इसको हम यूँ लिख सकते, देखें ये आपको समझा रहा है डेफिनेशन में, देख लेते हैं डेफिनेशन को, कि अगर दो फंक्शन है f और g, ठीक है, वो रियल वैल्यू फंक्शन है, ठीक है, तो उनकी जो डोमेन है ना x, वो भी सेम है, ठीक है। उनकी डोमेन जो x है वो भी सेम है। एक जो है x से r पे जा रहा है, रियल वैल्यू पे जा रहा है, और दूसरा भी जो है ना x से r पे, यानी दोनों रियल वैल्यू फंक्शन है। क्या होगा, इसको हम यूँ डिनोट करते हैं, देखें
एफ प्लस जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स, ठीक है, वेयर एक्स बिलोंग्स टू एक्स डोमेन। सिंपली आपने करना क्या है जी, ये जो x है ना, ठीक है, ये एफ के साथ भी हो जाएगा, फंक्शन बना रहेगा एफ ऑफ एक्स प्लस दरमियान में आ जाएगा, और जो ये x है ये जी ऑफ एक्स के साथ भी फंक्शन बना लेगा। इन दोनों को हम अलग अलग सॉल्व करेंगे और जो उनका सोल्यूशन है उनको आप जब हम प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। एमसीक्यूज़ के हवाले से बहुत ज़रूरी है ये ऑपरेशंस, आपसे एक एक नंबर के एमसीक्यूज़ आते हैं और उसमें आपने इनको जल्दी जल्दी सॉल्व करके जो करेक्ट आंसर होता है वो चूज़ करना होता है, ठीक है। वो हम देख लेते हैं कि कैसे करते हैं, आगे एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। जी, आपके पास एमसीक्यूज़ में इस तरह के सवाल आते हैं कि आपको कहते हैं जी एक फ़ंक्शन एफ ऑफ एक्स ये है और एक जी ऑफ एक्स ये है, ठीक है जी। अच्छा, अब आपको दो फंक्शन दे दिए, अब आपको कहता है जी इसका ये फाइंड करें, एफ प्लस जी ऑफ एक्स फाइंड करें। तो करना आपने कोई इतना कोई बड़ी साइंस नहीं है, आपने करना क्या है कि सिंपली आपने, आपको पता है ना ये कि एफ प्लस जी ऑफ एक्स जो है वो किसके इक्वल होता है, एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स के। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे आपने इनकी ये वैल्यू पुट कर देनी है, एफ ऑफ एक्स की जगह आ जाए एक्स स्क्वायर प्लस वन और दरमियान में आ जाएगा ये वाला प्लस, और फिर जी ऑफ एक्स की जगह आ जाएगा एक्स प्लस टू, ये रहे, ठीक है। अब आप इनको अलजेब्रिकली इसको सॉल्व कर लें। जब आप इसको सॉल्व करेंगे ये ब्रैकेट खुलेगी, ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और टू प्लस वन थ्री, तो ये एक पूरे जो आपके पास जो आंसर है ना, ये बेसिकली आपके पास ऑप्शन में होगा, वो आपने इसको सिलेक्ट करना होगा। तो आसान सी चीज़ है, 1 मिनट के अंदर हो जाती है जी। इसी तरह आगे हम पढ़ेंगे डिफरेंस ऑफ फंक्शन। ये ऑपरेशंस हो रहे हैं ना, सम का हमने देख लिया, डिफरेंस का हो गया, तो डिफरेंस का भी सेम ही है, अब आपको बताने की ज़रूरत नहीं, आप समझ चुके होंगे जी। ये देखें एफ माइनस जी ऑफ एक्स है ना, तो ये जो एक्स है वो एफ ऑफ एक्स हो जाएगा और जी ऑफ एक्स हो जाएगा और दरमियान में माइनस आ जाएगा। इन दोनों की अलग अलग वैल्यूज़ होंगी, आपको दी हुई होंगी एग्जांपल में, जैसे यहाँ पे दी हुई है और जी ऑफ एक्स की यहाँ दी हुई है। जब इसका आप एफ डिफरेंस जी ऑफ एक्स फाइंड करेंगे ना ये वाला, तो सिंपली आपने वैल्यू पुट कर देना, उसको सॉल्व कर लेना और आपके पास आंसर आ जाएगा। अगर आपको अभी भी समझ नहीं आ रही तो आप ज़रूर कमेंट करिएगा, मैं आपको मज़ीद डिटेल में समझा दूँगा। नेक्स्ट है जी प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन जी। अब इसमें मल्टीप्लिकेशन होगी जी, तो ये प्रोडक्ट हो रही है जी, इसको ऐसे फॉर्म में लिखा हुआ इन्होंने एफ डॉट जी ऑफ एक्स, तो एफ ऑफ एक्स डॉट जी ऑफ एक्स हो जाएगा। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आपको यहाँ पे दी हुई है, जी ऑफ एक्स की भी आपको वैल्यू दी हुई है, आपने यहाँ पे सिंपली वैल्यू पुट करनी है, दोनों को मल्टीप्लाई करना है और ये आपके पास आ गया आंसर। ओके जी, नेक्स्ट आ गया जी कोशेंट ऑफ फंक्शंस, यानी इसमें अब डिवीज़न होगी, लेकिन इसमें आपने ये एक रूल जो होता है जी कि इसमें जो डिनोमिनेटर होता है वो इक्वल नहीं होना चाहिए ज़ीरो की। ये जी ऑफ एक्स जो है ना, यहाँ पे डिनोमिनेटर है ना, डिवाइड करने वाला है, तो ये ज़ीरो नहीं होना चाहिए। बाकी इसमें सारी डिवीज़न जैसे हम करते हैं वैसे ही है, ठीक है, उसी फॉर्म में ही लिखा हुआ होगा। ये देखें ना, एफ बाई जी ऑफ एक्स है, तो ये एक्स जाके एफ ऑफ एक्स हो जाएगा और नीचे ये एक्स जाके जी के साथ भी लग जाएगा, जी ऑफ एक्स हो जाएगा। इन दोनों की वैल्यू पुट करनी है और आपके पास आंसर आ जाएगा, बशर्ते कि ये जो है आपका जी ऑफ एक्स ज़ीरो के इक्वल ना हो। ये देखें, इसमें आपको एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन दिया हुआ है, जी ऑफ एक्स प्लस टू दिया हुआ है, तो इसको इस फॉर्म में लिख के आप इसको जब सॉल्व करेंगे, ये देखें मैं यहाँ पे कर देता हूँ, वो लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स बाई जी ऑफ एक्स, तो आपके पास एफ ऑफ एक्स क्या है यहाँ पे, एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन है ना, एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय ये आ जाएगा एक्स प्लस टू। ठीक हो गया जी, ये आपके पास आ गया। और आपने ये लाजमी लिख देना है कि जी ऑफ एक्स जो है ना, वेयर जी ऑफ एक्स, यहाँ लिख देना आपने वेयर जी ऑफ एक्स इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है, ये आपने लाजमी लिखना होगा पेपर में जी। नेक्स्ट है जी आपके पास स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन इसमें सिर्फ डिफरेंस ये है कि जब आपके पास जो फंक्शंस होते हैं ना, उसमें कहीं पे कांस्टेंट नंबर या नॉन ज़ीरो नंबर सी जो है ना, कहीं जैसे ये लिखा हुआ है नॉन ज़ीरो नंबर, ये कहीं पे हो, तो उसको आपने करना क्या होता है कि अगर वो इस फॉर्म में लिखे हुए हैं ना, यानी 2f लिखा हुआ है 2f, ठीक है, और फंक्शन है x का, तो इसको आप क्या करेंगे, इसको आप यूँ लिखेंगे टू को साइड पे पहले कर देंगे और फिर आप लिख देंगे एफ ऑफ एक्स, ठीक है। पहले इसे सॉल्व करेंगे, जो आंसर आएगा उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपली यही चीज़ वो आपको यहाँ पे बता रहा है। ओके जी, एग्जाम्पल देखें जी, एफ ऑफ एक्स जो है एक्स स्क्वायर प्लस वन है आपके पास,
और जी ऑफ एक्स प्लस टू है, तो आपने ये फाइंड करना है, ठीक है। वो आपको कह रहा है कि मुझे 3f डिफरेंस 2g ऑफ x माइनस फाइंड करके दें। अब क्या होगा कि ये जो x है ये 3f के पे ऊपर भी जो है ना फंक्शन बना देगा और 2g के ऊपर भी बना देगा, दरम्यान में डिफरेंस आ जाएगा। ये x अंदर जाके एफ ऑफ एक्स हो जाएगा और 3 को हम साइड पे कर लेंगे जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा है। इसी जी के साथ जो 2 है उसको साइड पे कर देंगे और जी ऑफ एक्स फंक्शन बना देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास एफ ऑफ एक्स की जो वैल्यू है वो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पुट कर जी ऑफ एक्स की जो वैल्यू है वो जी ऑफ एक्स की पुट कर देंगे। अब इसको मैथमेटिकली सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। एमसीक्यूज़ में ये चीज़ आती है पक्की, ठीक है, 1 या 2 लाजमी आते हैं ये पक्के, ठीक है। आपने सॉल्व करके आंसर देने होते हैं, ये मिड टर्म के सिलेबस में आते हैं आपके। जी अब यहाँ पे जो एग्जांपल नेक्स्ट है ना, इसमें आपको ये कह रहा है कि दो फंक्शंस हैं f है और g है, ठीक है, वो दोनों 1 to 1 है, ठीक है। अब आप हमें ये बताएं कि उनका जो हम सम लेंगे ना f प्लस जी, तो वो भी 1 to 1 होगा या नहीं होगा? तो वो नहीं होगा। ये मैंने अपनी याददाश्त के लिए लिखा था, इसको देख लेते हैं कैसे। काउंटर एग्जांपल करते हैं जी। काउंटर एग्जांपल में अपनी मर्ज़ी का हम जो है ना वो फंक्शंस को कोई वैल्यू दे देते हैं। एफ ऑफ एक्स को हम दे देते हैं 1, जी एफ एक्स को दे देते हैं -1। इन दोनों को प्लस करेंगे, जब इन दोनों को प्लस इस शेप में लिखेंगे तो एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स आ जाएगा। तो एफ ऑफ एक्स की जगह आ जाएगा एक्स, ठीक है, और जी ऑफ एक्स की जगह आ जाएगा हमारे पास -x। तो प्लस माइनस आपस में ये क्रॉस हो जाएंगे ना, ये देखें ये दोनों कट जाएंगे तो हमारे पास 0 आ गया। तो आंसर जब हमारे पास 0 आ गया तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास f प्लस जी जो है, ठीक है, वो आप यहाँ पे किसी भी चीज़ का लेंगे तो आपके पास 0 आएगा। ये कह रहे हैं ना आपको असल में, ठीक है। 1 to 1 के लिए ये था कि जो यहाँ पे जो हमारा ये एलिमेंट है ये वाला, वो जो भी हम डिफरेंट एलिमेंट दें तो वो डिफरेंट जगह डिफरेंट जो कोऑर्डिनेट में एलिमेंट होता है उस पर जो है ना मैप करे। तो यहाँ पे डिफरेंट वैल्यू के लिए डिफरेंट जवाब आना चाहिए, ठीक है। चलिए इसको चेक कर लेते हैं जवाब आता है कि नहीं आता डिफरेंट। तो यहाँ पे फ़र्ज़ कर हम लिख देते हैं जी एफ़ प्लस जी ऑफ 1, ठीक है। तो ये 0 आ रहा है हमारे पास, ठीक है। अगर हम यहाँ 1 की जगह लिख दें ना 2, ठीक है, तो भी 0 आएगा। तो दो डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए सेम वैल्यू आ रही है, तो इसका मतलब ये 1 to 1 नहीं है, ठीक है जी। इसी तरह नेक्स्ट में ऑन टू का है जी। ऑन टू का भी देख लेते हैं काउंटर एग्जांपल के साथ। वही कह रहा है कि आप एफ प्लस जी ऑन टू है कि नहीं है, देख लेते हैं। दो फंक्शन उन्होंने दिए हैं हमें। अब हम काउंटर एग्जांपल वही वाली करते हैं। एफ एफ एक्स को एक्स कह लेते हैं, जी एफ एक्स को -x कह लेते हैं। अब इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास दोबारा 0 आ गया ना 0। तो अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, ये ऑन टू क्यों नहीं है? वो ऑन टू इसलिए नहीं है क्योंकि ऑन टू में हमने पढ़ा था कि दो फंक्शन है हमारे पास, ये हमारे पास डोमेन है x और ये हमारे पास y है, ठीक है। अब यहाँ पे वो कहते हैं x, फ़र्ज़ करें x की जगह 1 है और 2 है, ठीक है। अब हम जो भी वैल्यू यहाँ पे फ़र्ज़ करें आंसर है x और एक है y, या x पाई ना करो, मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ यहाँ पे एक 0 है और यहाँ पे 2 है। तो x के किसी भी वैल्यू के लिए यहाँ पे हमारे पास 0 आ रहा है, ठीक है। x की किसी भी वैल्यू के लिए यहाँ पे हमारे पास 0 आ रहा है। ये 2 ब्लैंक हो गया ना, यहाँ पे जो दूसरा एलिमेंट है उस पर तो कोई भी एरो नहीं जा रहा और ना ही जाएगा ये एफ प्लस जी की इस डेफिनेशन के मुताबिक जो हमने अभी ड्राइव की है। तो इसका मतलब ये है कि ये कह रहा है कि एफ प्लस जी इज़ नॉट ऑन टू बिकॉज ओनली 0 एज बिलोंग्स टू आर हैज़ इट्स प्री इमेज इन आर, ठीक है। And non-zero element of codomain R is the image of any element of R। यानी बाकी जो एलिमेंट होंगे ना कोडोमेन के उस पर भी कोई इमेज नहीं बन रहा। तो ऑन टू की डेफिनेशन के मुताबिक ये रॉन्ग है और इसीलिए ये फंक्शन ऑन टू नहीं है। नेक्स्ट है जी एक्सरसाइज। इसमें आपको कह रहा है कि एक फंक्शन है रियल वैल्यू फंक्शन विद रियल वेरिएबल, और उसमें यह है कि जो c भी मौजूद है लेकिन वो एक नॉन ज़ीरो नंबर है। और उसमें हमने ये फाइंड करना है कि f जो है वो 1 to 1 होगा अगर जो सी एफ है वो भी 1 to 1 हो, ठीक है। तो अगर 1 to 1 चेक करने के लिए हम क्या करते थे, हम पहले चेक करते थे ना कि एफ ऑफ एक्स 1 जो है वो इक्वल हो एफ ऑफ एक्स 2 के, करते थे ना ये चेक। तो
इसमें अब जस्ट सिर्फ चेंज ये आया है कि इसमें यहाँ पे देखें आप, तो ये सी एफ एक्स ऑफ एक्स ऑफ वन हो जाएगा, सी ऑफ एक्स ऑफ वन और सी ऑफ एक्स ऑफ टू इक्वल आ जाएगा, ठीक है, इसकी जगह। उसके बाद आप जो है ना डेफिनेशन ऑफ सी एफ लगाएंगे, इसमें सी अलहदा कर लेंगे यहाँ पे, ये देखें अब ये सी से कट जाएगा, ठीक है, और एफ ऑफ एक्स वन जो है ना इक्वल आ जाएगा एफ ऑफ एक्स टू के, ये देखें। और डेफिनेशन के मुताबिक 1 to 1 की ये इम्प्लाइज करता है, अगर ये कंडीशन आ जाए तो देन x1 जो है वो इक्वल आता है x2 के, ये, ठीक है जी। तो ये प्रूव हुआ कि ये 1 to 1 है, ठीक है जी। इसी तरह वो इसको ऑन टू के लिए भी पूछ रहा है कि ऑन टू के लिए क्या है। तो ऑन टू में हम क्या करते हैं, ऑन टू में हमें याद है, और हम उम्मीद मैं करता हूँ आपको याद होगा कि हम इसके लिए चेक करते हैं, इसके लिए, ठीक है। तो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स की यहाँ पे कीमत डालते हैं ना, तो अब हमारे पास एफ ऑफ एक्स की जगह सी डॉट एफ ऑफ एक्स है ना, ठीक है। तो फिर दोबारा क्या होगा, सी बाहर आ जाएगा और ये एफ ऑफ एक्स बन जाएगा और ये वाई के इक्वल आ जाएगा, ठीक है जी। तो अब क्या होगा, तो यहाँ तक हम पहुँच चुके थे। अब ये होगा कि ये जो सी या मल्टीप्लाई है यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा वाई पे, ठीक है, ये देखें। तो ये हमारी शर्त है कि सी इक्वल ना हो ज़ीरो के, ठीक है, क्योंकि डिनोमिनेटर में आ गया है ना। तो ये प्रूव हुआ कि जो फंक्शन f है विद रियल वेरिएबल, रियल वैल्यू फंक्शन विद रियल वेरिएबल, ये ऑन टू होगा, क्यों, क्योंकि y बाय सी आ रहा है ना, y बाय सी। तो y बाय सी की जो ये जो फॉर्म है ये बिलोंग करती है r को, रियल वैल्यू फंक्शन है ना, तो ये किसी भी x की वैल्यू के लिए ये करेक्ट है, ठीक है। तो इसीलिए हम कहेंगे कि ये इक्वेशन बिल्कुल दुरुस्त है और ये हमें दोबारा अपनी इक्वेशन 1 की तरफ ले जाएगी और ये अकॉर्डिंगली ऑन टू फंक्शन है, सही है जी। जी नेक्स्ट एग्जांपल्स भी हैं, वो आप कर सकते हैं और कोई मुश्किल नहीं है, इनको देख लीजिएगा आप। ये जो चीज़ें हैं कुछ ये आपने याद कर लेनी है, ठीक है, एमसीक्यूज़ के हवाले से आ सकती हैं 1 नंबर के लिए, बाकी इसको डिटेल में भी देख लें, लेकिन ये जस्ट आपकी कंसेप्ट के लिए, ठीक है, पेपर में इस तरह के क्वेश्चन जो है वो नहीं आते, ठीक हो गया जी। जी अब हम पहुँचे इस एक्सरसाइज की तरफ, इसको देख लेते हैं। अच्छा बेसिकली आपके कंसेप्ट जो आपने अभी तक किए हैं उनकी रिवीजन है, तो चलें इसको रिवाइज कर लेते हैं और फंक्शन के टॉपिक को क्लोज करते हैं, फिर हमने आगे सीक्वेंस की तरफ भी बढ़ना है। तक जो हम मेन टॉपिक पढ़ आ रहे हैं वो इंटरकनेक्टेड हैं एक दूसरे से, और स्टेप बाय स्टेप पढ़ते आ रहे हैं ना डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में। तो अब जो ये हम सब कुछ पढ़ रहे हैं अगले हमारे पास जो हमारा चैप्टर है उसमें हमारे काम आएंगे सीक्वेंस में, ठीक है। चलिए जी तो रिवाइज करते हैं जी। अच्छा ये कहता है कि हमारे पास 3 फंक्शन है, आप वो फंक्शन बताएं हमें, तो वो किसके लिए बताना है, सेट ए है ये वाला 1 2 3, ठीक है। तो ये ए टू ए जो है उस पर आपने डिफ़ाइन करने हैं फंक्शन, और वो डिफ़ाइन करें कि कब ट्रू होंगे। तो रिफ्लेक्सिव में आप हम पढ़ के आ रहे हैं, हम ये बात आपको याद होगी कि उसमें जो है जो हर एलिमेंट होता है ना एक, वो अपने आप के साथ जो है ना उसका ताल्लुक होता है, यानी उसको पेयर ऑर्डर में हम इस तरह लिखते थे ना, जैसे 1 का एक ऑर्डर बन जाता था, 2 का बन जाता था, अगर आपको याद हो, ठीक है। तो ये वो चीज़ है। तो इसमें भी जो मैपिंग होगी वो अपने साथ ही उसकी होगी सेम पेयर। अब ये 1 है तो ये 1 पे मैप करेगा, ठीक है। इसी तरह 2 है 2 पे मैप करेगा, 3 है 3 पे मैप करेगा। तो ये जो है ना वो तब रिफ्लेक्सिव लाएगा, सही है जी। और इस तरह की जो रिफ्लेक्सिव जो ये फंक्शन बना हुआ है ना, तो इस वजह से ये मैपिंग जो है ये शो करती है कि हर एलिमेंट अपने एलिमेंट पे जो है ना मैप हो रहा है, तो उसको इसीलिए इसको हम आइडेंटिटी फंक्शन भी कहते हैं, ठीक है जी, याद रखना है आपने। ओके जी सिमेट्रिक की तरफ चलते हैं। सिमेट्रिक में हमने पढ़ा था कि अगर रिफ्लेक्सिव वाली कंडीशन हो तो वो तो ओके कोई मसला नहीं, लेकिन जहाँ पे 2a हो 2 1 होगा तो वहाँ पे हमारे पास 1 2 भी होना चाहिए, ये सिमेट्रिक में हमने पढ़ा था ना। तो यही चीज़ यहाँ पे वो कह रहा है कि अगर ये देखें वो कह रहा है कि जी तब सिमेट्रिक होगा इफ़ एंड ओनली इफ़ अगर जो a है वो उसका ताल्लुक अगर b से है, देन b रिलेट करता है a के साथ, तो तब ही जो है ना हम कहेंगे कि सिमेट्रिक है। तो इसको देख लेते हैं जी। अच्छा इसमें अब इसको चेक कर लेते हैं, इसको हम कैसे सिमेट्रिक में चेंज करते हैं। ये देखें, अगर देखें यहाँ पे 1 मैप हो रहा है, 1 मैप हो रहा है 3 पे, यानी 1 3 आ गया,
ठीक है। तो अब हमारे पास 3 1 भी होना चाहिए, यानी 3 भी मैप कर रहा हूँ 1 पे, है ना, हमारे पास मौजूद है, और 2 2 है। तो ये जो रिफ्लेक्सिव वाली इसकी जो आती है ना शर्त, तो उसको हम एक को ही कंसिडर करते हैं, क्योंकि 2 और 2 को हम दोबारा उल्ट अगर कर लें तो 2 ही आएगा, तो उसको रिपीट करने की ज़रूरत नहीं होती, ये एक ही अपने लिए काफ़ी होता है। ठीक है जी। तो ये सारी कंडीशन सिमेट्रिक को जो है ना फॉलो कर रही हैं, या उसको जो है ना डिफाइन कर रही हैं, तो इसीलिए ये सिमेट्रिक है। तो ये भी सिमेट्रिक है, ठीक है, और ये भी सिमेट्रिक है, ठीक है। ये हो गया आपका ये वाला जो फंक्शन जी को हमने इस तरह भी लिख सकते हैं, फंक्शन जी को इस तरह भी लिख सकते हैं सिमेट्रिक के लिए ना। तो ये देखें ना, आप गौर करें तो ये वाला जो है ये 1 to 1 है, और ये वाला जो है ना ऑन टू है, ठीक है। तो जब 1 to 1 और ऑन टू दोनों शर्तें आ जाए तो वो बाइजेक्टिव फंक्शन होता है। तो चलिए अब हम इसको जो थर्ड जो हमने थी ट्रांजिटिव पढ़ी थी प्रॉपर्टी, उसके लिए हम इसको चेक करते हैं। तो उसके लिए एच फंक्शन डिफाइन हमने करना था, ऊपर आप क्वेश्चन में देख लें। तो उसमें शर्त ये होगी, तो उसमें ये चेक करना होता है हमने पहले कि अगर ए जो है वो रिलेट है बी से, तो देन हम चेक करते हैं कि बी जो है वो रिलेट हो सी से, किसी थर्ड वेरिएबल के लिए, लिमिट के लिए। और जब ये दो कंडीशन पूरी होती हैं तो देन जो है हम चेक करते हैं कि जो ए है वो सी से डायरेक्टली रिलेटेड है या नहीं है। अगर होगा तो वो ट्रांजिटिव होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा। ठीक है जी। तो ये जो पहला सेट जो 1 to 1 जो है दोबारा दे रहे हैं ना एच के लिए, फंक्शन एच के लिए, तो ये 1 to 1 है। अब ये 1 1 पे मैप हो रहा है, यानी ये पेयर ऑर्डर 1 1 बन गया। दूसरा है 2 2 पे, और तीसरा है 3 3 पे। अब इसकी ट्रांजिटिविटी चेक करते हैं। 1 1 का पेयर है तो 1 से शुरू होने वाला कोई और है नहीं है। 2 2 पे है तो 2 से शुरू होने वाला कोई और है नहीं है। 3 3 पे है, 3 से शुरू होने वाला कोई और है नहीं है, तो इसीलिए ट्रांजिटिव होगा। ठीक है जी। अच्छा, तो यहाँ पे हम चेक करते हैं इसके लिए जी, इसके लिए अब इसको गौर से देखिएगा कि 1 2 पे जा रहा है जी, उसके बाद 2 3 पे जा रहा है, ये ऑर्डर बन गया, और उसके बाद 3 1 पे जा रहा है, ये बन गया। ठीक है जी। अब ट्रांजिटिविटी चेक करते हैं कि 1 2 के लिए 2 से शुरू होने वाला कोई दूसरा हमारे पास पेयर ऑर्डर है, ये है ना जी। ठीक है। अब हमने चेक ये करना होता है कि ए से सी यानी ए 1 3 कोई डायरेक्ट रास्ता भी जा रहा है कि नहीं जा रहा, नहीं जा रहा ना, ये तो 3 1 है, हमारे पास 1 3 होना चाहिए था। ठीक है, वो तो नहीं है हमारे पास, इसीलिए ये ट्रांजिटिव नहीं है, और ये चीज़ वो आपको नीचे यहाँ बता रहा है। और एक ऑन टू फंक्शन तब ट्रांजिटिव कहलाएगा जब वो आइडेंटिटी फंक्शन होगा, यानी वो सेम एलिमेंट पे मैप हो रहा होगा, तब वो ट्रांजिटिव होगा, अदरवाइज़ वो नहीं होगा, अगर ऐसी कंडीशन आती है तो। ठीक है जी। जी जनाब, फंक्शन का पार्ट यहाँ कंप्लीट होता है। अब हम आगे बढ़े हैं सीक्वेंस की तरफ। सीक्वेंस की तरफ बढ़ने से पहले हमें बनानी है बेस। बेस आपकी बनी हुई है, सेट्स आपने पढ़े हुए हैं, जस्ट उनको यहाँ पे हम रिवाइज कर लेते हैं, हमारे एमसीक्यूज़ की भी तैयारी हो जाएगी। इन डेफिनेशंस को आपने देख लेना है, आपने पढ़ी भी हुई हैं। और मैं आपको बता देता हूँ कि सेट्स क्या होते हैं। फाइनाइट सेट्स का हमने पढ़ा था ना, वो सेट्स होते हैं जिनके अंदर हम एलिमेंट्स को काउंट कर सकें, और इनफाइनाइट वो होते हैं जिसके अंदर हम एलिमेंट्स को काउंट ना कर सकें। डेफिनेशन आपने देख लेनी है, ठीक है। अच्छा जी, कार्डिनलिटी क्या होती है? अच्छा, कार्डिनलिटी जो होती है वो किसी सेट में मौजूद जो मेंबर्स की तादाद है ना, उसको कार्डिनलिटी कहते हैं। यानी 1 2 3 एक सेट है, ये सेट है, तो इसकी कार्डिनलिटी क्या है? 3 है। 3 है ना, इसके अंदर 3 एलिमेंट है, 1 2 3, तो इसकी कार्डिनलिटी 3 है। ठीक है। तो अब वो यहाँ पे ये कह रहा है डेफिनेशन में, इफ़ एंड ओनली इफ़ देयर इज़ एन 1 to 1 क्रॉसपेंडेंस फ्रॉम ए टू बी, तो उनकी कार्डिनलिटी तभी सेम आएगी जब 1 to 1 क्रॉसपेंडेंस होगी। यानी अगर एक सेट है ना ए, यहाँ पे बुरा लगेगा लेकिन चले मैं बना देता हूँ आपको समझाने के लिए, ए है और ये बी है, ठीक है। तो 1 to 1 क्रॉसपेंडेंस के लिए दोनों के एलिमेंट्स जो हैं वो उनकी तादाद एक जैसी होनी चाहिए, तो तब 1 to 1 क्रॉसपेंडेंस हो जाएगी। ठीक है जी। और 1 to 1 क्रॉसपेंडेंस जो होते हैं वो बाइजेक्टिव होते हैं ना, तो उसके अंदर 1 to 1 भी आते हैं फंक्शन, और ऑन टू भी आते हैं, ठीक है, दोनों आते हैं। अच्छा जी, तो एक काउंटेबल सेट जो है ना, वो उसके बारे में पढ़ते हैं। ये देखिए, वो कहते हैं एक सेट है, ठीक है, वो काउंटेबली इन्फिनिट तब कहलाएगा इफ़ एंड ओनली इफ़ इट हैज़ द सेम कार्डिनलिटी एज द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। यानी पॉजिटिव इंटीजर्स का जो सेट है, पॉजिटिव इंटीजर्स का जो सेट होता है ना, तो उसके अंदर क्या है? 1 + 2 एंड सो ऑन। ठीक है।
तो ये काउंटेबली इन्फिनिट है, यानी 1 से भी अगर हम स्टार्ट करें तो आगे कहाँ तक काउंट करेंगे। अच्छा, आगे ये कह रहा है कि अ सेट इज़ काउंटेबल इफ़ एंड ओनली इफ़ कि उसमें दोनों इनमें से दोनों खसीयत में से एक हो कि या तो वो फाइनाइट हो या काउंटेबली फाइनाइट हो, ठीक है जी, तब वो गिना जा सकता है। आगे है जी जो सेट काउंटेबल नहीं हो सकता उसको लाजमी बात है हम अनकाउंटेबल कहते हैं, ठीक है, ये डेफिनेशन से याद कर लीजिएगा। अच्छा जी, ये नेक्स्ट जो है ना एग्जांपल आप देख लीजिएगा, ये आपने याद रखना है, ठीक है, द सेट ऑफ जी ऑफ ऑल इंटीजर्स काउंटेबल, आपने याद रखना है, एमसीक्यूज में आ सकता है, ठीक है। ये देखें, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स इज काउंटेबल, काउंटेबली इन्फिनिट। नेक्स्ट सिंपल में आपने वो आपके कह रहा है कि ये बताएं कि जो 2z है वो ऑफ ऑल इवन इंटीजर जो है ना वो काउंटेबल होता है, ये आपने बताना है, ठीक है जी। तो एक इंटीजर इवन कब होता है, जब उसको इवन इंटीजर को ना हम यूँ लिखते हैं, इवन इंटीजर के किसी भी एलिमेंट मतलब किसी भी इवन इंटीजर को हम 2n की शेप में लिखते हैं, यानी n में कुछ भी रख दो ना तो इवन बन जाएगा जब आप उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। देख लेते हैं जी, अब n की जगह हम 3 रखते हैं, रखें 3 जी n की जगह, तो 3 तो ऑड है ना, तो 3 मल्टीप्लाई बाई 2 6 आ जाएगा, तो 6 क्या है, इवन है। ये बन गया हमारा फंक्शन एच एन, हमने इसको डिफाइन कर दिया इक्वल टू 2n फॉर ऑल इंटीजर्स। अब इसको 1 to 1 और ऑन टू के लिए चेक कर लेंगे। 1 to 1 के लिए आपको पता है एफ एक्स 1 बाई एफ एक्स 2 हम चेक करते थे ना, यहाँ पे एच एन ऑफ 1 बाई एच एन ऑफ 2 हो जाएगा, एन की जगह 2n आ जाएगा, 2n ऑफ 1 बाई 2n ऑफ 2 हो जाएगा, 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा n1 इज इक्वल टू n2, तो ये प्रूव हो गया, ये 1 to 1 है। दूसरा हमारा जो ऑन टू के लिए हम चेक करते हैं, उसमें हम चेक करते हैं कि एफ ऑफ एक्स जो है वो इक्वल है वाई के लिए कि नहीं, ठीक है। तो यानी हम यहाँ पे जो हमारा जो फंक्शन है वो है एच ऑफ एन, ठीक है, और वो इक्वल आ रहा है 2n के। तो अब यहाँ पे n की कोई भी वैल्यू डाल दें तो यहाँ पे जवाब तो आएगा ना, ये यानी हम n की अगर हम वैल्यू डाल दें 3, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास 6 आएगा ना, यानी 2 मल्टीप्लाई बाई 3 6। तो यानी इसका मतलब ये हुआ कि जो इमेज y बन रहा है ना उसका कोई ना कोई जो डोमेन है उसमें कहीं ना कहीं किसी एलिमेंट का वो किसी एलिमेंट की बेस पे मैप होके इमेज बन रहा है, ठीक है। तो ये ऑन टू के लिए भी ये शर्त पूरी होती है, तो जो फंक्शन इन टू और ऑन टू वो बाइजेक्टिव होते हैं, सेट बाइजेक्टिव शो हो जाए तो उसका मतलब होता है कि वो काउंटेबल है। जी, इमेज ऑफ फसेट हम पहले पढ़ के आ गए, इसको देख लीजिएगा, ठीक है, ये हम ऊपर पढ़ के आ रहे हैं कि इमेज कैसे बनता है और वो क्या है, ये सारा हम पढ़ के आ रहे हैं। आगे हम इन्वर्स इमेज भी इसका पढ़ चुके हैं कि एरो डायग्राम से हम इमेज को कैसे शो करते हैं और उसके इन्वर्स को कैसे शो करते हैं, ये हम सारा ऊपर पढ़ के आ रहे हैं। या आप इसको दोबारा रिपीट कर लीजिए, इसी चीज़ को जो पहले वो बता चुका है उसको रिपीट किया है, और ये सारे रिजल्ट्स जो हैं हम ये पहले भी देख चुके हैं। ऊपर सेम जो है ना ये कॉपी पेस्ट मारा हुआ है, तो उसको दोबारा समझाने की ज़रूरत नहीं है। तो जी आज का हमारा लेक्चर होता है ख़त्म। तो लेक्चर समझ आया हो तो लाइक करें और कमेंट लाजमी करें कोई चीज़ समझ नहीं आई हो, और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। खुश रहिए, आबाद रहिए, पढ़ते रहें और दूसरों को पढ़ाते रहें। अल्लाह हम सबको कामयाब करे। मिलते हैं जी नेक्स्ट लेक्चर नंबर 19 में इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।